हेलो एंड वेलकम टू 100% मार्क्स। आज की क्लास में हम लोग हैबिटेट ऑफ द लिविंग क्लास 6 साइंस के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग शॉर्ट आंसर्स, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग आंसर्स, ऑब्जेक्टिव टाइप्स, जितने भी तरीके के क्वेश्चन आंसर्स पॉसिबल हैं उस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग आज के क्लास में डील करने वाले हैं फ्रॉम द चैप्टर हैबिटेट ऑफ द लिविंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, विल हैव टू डू फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है दैट डॉल्फिन्स ब्रीथ थ्रू डैश प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड। मतलब डॉल्फिन्स के अपर पार्ट ऑफ द हेड में, मतलब सिर के जस्ट ऊपर वाले हिस्से में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जो उनको ब्रीथ करने में मदद करता है। सो उनके सिर के ऊपर प्रेजेंट होता है ब्लो होल्स, विच इज़ अ काइंड ऑफ अ ओपनिंग जो उनको ब्रीथ करने में मदद करता है। देन डक्स हैव डैश फीट टू स्विम इन वाटर। सो बाकी के क्वेश्चंस का आंसर्स अगर आप जानते हैं तो यू कैन डेफिनेटली राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन जस्ट रीचेक फ्रॉम द स्क्रीन कि आप सही लिख रहे हैं या नहीं। सो डक के पास वेब्ड फीट होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सो डक्स हैव वेब्ड फीट जो उसको स्विम करने में मदद करता है। देन द स्किन ऑफ अ फ्रॉग डैश विथ इट्स सराउंडिंग। स्किन ऑफ अ फ्रॉग कैमोफ्लैजेस विथ इट्स सराउंडिंग। सो ब्लैंक में हमें लिखना है कैमोफ्लैजेस। ओके, then next is question number 4. In floating plants, stomata are present on the dash surface of the leaves, on the upper surface of the leaf. ऐसे अंडर साइड पे प्रेजेंट होता है, नॉर्मली aquatic plants में upper surface of the leaf में प्रेजेंट होता है। ओके, fins and dash help to swim and keep balance in water. So fishes के पास fins and tail प्रेजेंट होता है जो उनको स्विम करने में एंड वाटर में अपना बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है। सो दिस वाज ऑल इन द फिल इन द ब्लैंक्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। ओके, all right, so next we have moved into tick the correct option. यहाँ पे हमें MCQ questions मिला हुआ है। So if you know the answers you can write that in the comment section. आपको स्क्रीन पर questions दिख रहा होगा। अगर आपको आंसर्स आता है, आपने पहले से सॉल्व किया हुआ है, then you can write that in the comment area. Okay, so and then you can recheck it from the screen even. So first question है, which of these features is not related to an ideal habitat? इनमें से कौन सा फीचर एक आइडियल हैबिटेट से रिलेटेड नहीं है? सो लेट अस रीड द ऑप्शंस। ऑप्टिमम टेम्परेचर डेफिनेटली रिलेटेड है। शेल्टर बिल्कुल होना चाहिए। वेरी हाई रेनफॉल नहीं, बहुत ज़्यादा रेनफॉल का कोई ज़रूरत नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ फूड हाँ ज़रूरत होता है। सो इसका मतलब ऑप्शन सी आइडियल हैबिटेट से रिलेटेड नहीं है। सो ऑप्शन सी हम लोग सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, the main life supporting gas for all organisms is oxygen, carbon dioxide, nitrogen, hydrogen. Definitely oxygen, क्योंकि ज़्यादातर organisms सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस का यूज़ करते हैं and oxygen gas is required for respiration in each and every organism that we know. ठीक है, so oxygen is the life supporting gas. Then question number 3, which of these is not a consumer? इनमें से कौन सा consumer नहीं है? So the options are horse, lion, mint plant and vulture. So horse definitely herbivore, consumer है. Then lion carnivore, it's definitely a kind of consumer. Vulture भी कंज्यूमर के ही कैटेगरी में आएगा, स्कैवेंजर के कैटेगरी में आएगा, तो ठीक है कंज्यूमर ही हुआ, एक तरीके से टर्शरी कंज्यूमर के कैटेगरीज में आ जाएगा। मिंट प्लांट, इट कंटेन्स क्लोरोफिल, इट कैन डू फोटोसिंथेसिस,
तो इसका मतलब वो कंज्यूम नहीं करता है, डेफिनेटली मेक्स इट्स ओन फूड। तो मिंट प्लांट हो जाएगा नॉट अ कंज्यूमर, मतलब ये प्रोड्यूसर के कैटेगरी में आता है, कंज्यूमर के कैटेगरी में नहीं आता है। तो आपको वही सिलेक्ट करना था जो कंज्यूमर के कैटेगरी में नहीं आएगा। सो मिंट प्लांट इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच फैक्टर्स अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन अ हैबिटेट? इनमें से कौन सा फैक्टर प्लांट के ग्रोथ को एक हैबिटेट में अफेक्ट करेगा? वार्मथ, मॉइस्चर, सनलाइट, ऑल ऑफ दीज। तो डेफिनेटली प्लांट के ग्रोथ के लिए हमें वार्मथ चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, सनलाइट चाहिए, तीनों चीज़ें चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ों में से कोई भी एक नहीं होगा तो डेफिनेटली प्लांट का ग्रोथ इफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें इफेक्ट करती हैं प्लांट के ग्रोथ को, इसीलिए हम ऑल ऑफ दीज ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये तीनों ऑप्शंस ही करेक्ट हैं, तो इसीलिए हम ऑल ऑफ दीज सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक प्लांट इज rose, hydrilla, grass, mango. So definitely hydrilla, that is the correct option. Rose, grass and mango ये सब terrestrial plant के examples हैं क्योंकि वो ज़मीन पर उगते हैं. Hydrilla is an aquatic plant which is growing on aquatic habitat. So hydrilla हम लोग select करेंगे option B. Next question number 6. To swim in water, both ducks and frogs have fins, gills, scales, webbed feet. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे जो कि फ्रॉग को और डक को दोनों को वाटर में स्विम करने में मदद करता है? तो डेफिनेटली वेब्ड फीट होता है जो कि कॉमन है, फ्रॉग के पास भी वेब्ड फीट है एंड डक्स के पास भी वेब्ड फीट होता है जो उनको स्विमिंग में मदद करता है। बाकी की चीज़ें कॉमन नहीं है। डक्स एंड फ्रॉग्स दोनों में फिन्स नहीं होते हैं, डक्स एंड फ्रॉग्स दोनों में गिल्स प्रेजेंट नहीं होता है, डक्स एंड फ्रॉग्स दोनों में स्केल्स भी प्रेजेंट नहीं होता है। सो डेफिनेटली ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 7, needle shaped leaves and sloping branches are features shown by plants found in deserts, grasslands, mountains, coastal areas. दो तरीके के फीचर दिए हुए हैं, नीडल शेप्ड लीव्स एंड स्लोपिंग ब्रांचेस। ये दोनों फीचर किस तरीके के प्लांट शो करते हैं, जो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो नीडल शेप्ड लीव्स एंड स्लोपिंग ब्रांचेस ऐसे फीचर्स हैं जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि ऐसे फीचर शो करते हैं वैसे प्लांट्स जो कि माउंटेन या पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पोलर रीजन तो नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, लेकिन माउंटेन्स दिया हुआ है। सो मोस्ट अप्रोप्रिएटली जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी माउंटेन्स। तो माउंटेन्स इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड द लास्ट क्वेश्चन इन MCQ. विच ऑफ द सेटअप्स विल द सीड्स जर्मिनेट? मतलब इनमें से कौन से सेटअप में सीड्स का जर्मिनेशन पॉसिबल है? फर्स्ट वाले डायग्राम में आप देख रहे हैं कि सीड को पूरी तरीके से पानी में डिसॉल्व कर दिया गया है, पानी में पूरी तरीके से वो सिंक हो चुका है, डूब चुका है। तो डेफिनेटली फर्स्ट में जर्मिनेशन इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड वाले में सीड्स पूरी तरीके से ड्राई है, बट इज देयर एनी सोर्स ऑफ वार्मथ और लाइट, समथिंग लाइक दैट? वो चीज़ कुछ भी मेंशन नहीं है डायग्राम में, तो इसलिए बी में भी जर्मिनेशन नहीं होगा। फोर्थ में देखा गया है कि सीड्स को एक कबर्ड में रख दिया जा रहा है, बोल में रखने के बाद उसको कबर्ड में लॉक किया जा रहा है। कबर्ड एक अंधेरा प्लेस हो जाएगा, एक डार्कर प्लेस हो जाएगा, वहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पाएगा। तो इसका मतलब है कि वहाँ लाइट की कमी होगी, जिसके वजह से डायग्राम सी में भी हम जर्मिनेशन नहीं देख पाएंगे। डी वाले ऑप्शन में सनलाइट मिल रहा है, इसको वाटर मिल रहा है, वार्मथ मिल रहा है, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन ऑप्शन डी। सो इसीलिए ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है, क्योंकि इस डायग्राम में एवरीथिंग इज अवेलेबल। ठीक है, जो भी चीज़ सीड को चाहिए जर्मिनेशन के लिए सब कुछ अवेलेबल है, इसलिए हम डी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। सो लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन। इसमें आपको 6 क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो इन सारे 6 क्वेश्चन का अगर आपको आंसर आता है देन यू कैन रीड एंड ट्राई एंड आंसर दैट इन द कमेंट एरिया एंड देन यू कैन रीचेक इट फ्रॉम द स्क्रीन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन,
सॉइल्स रिच इन डैश सपोर्ट अबंडेंट प्लांट लाइफ। सो यहाँ पर ब्लैंक में आपको कुछ ऐसा फिल करना है जो कि आप लिख सकते हैं, जो कि इस पूरे सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाएगा। तो सॉइल किस में रिच होगा जिससे कि वो अबंडेंट प्लांट लाइफ को सपोर्ट कर सके। तो मोस्ट अप्रोप्रिएटली यहाँ पर आंसर ह्यूमस होना चाहिए। सॉइल रिच इन ह्यूमस कैन सपोर्ट अबंडेंट प्लांट लाइफ। Humus contains a lot of nutrients. So yes, definitely we can write humus as the correct answer. Otherwise you can also write humus के जगह पे अगर आप चाहें तो minerals भी लिख सकते हैं। Okay, minerals such as carbon, phosphorus, iron, etc. सो मिनरल्स भी एक आंसर हो सकता है कि सॉइल जिसमें मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि कार्बन, फॉस्फोरस और आयरन, ये भी प्लांट लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं। और ह्यूमस भी डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। सो यू कैन आइदर राइट ह्यूमस और यू कैन राइट मिनरल्स, व्हाटएवर। सो दोनों ही केसेस में आपका आंसर सही होगा, डू नॉट वरी, बोथ कुड बी कंसिडर्ड करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 2. In lotus plant, stomata are present on dash surface of leaf. Lotus plant किस तरीके का plant है? सबसे पहले, is it a terrestrial plant or aquatic plant? So कहाँ पर उगता है lotus? Definitely we know कि वो water body के ऊपर ही उगता है। So water bodies में मिलता है, इसका मतलब है कि वो एक aquatic plant है। तो aquatic plant है, इसका मतलब उसका स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होगा? लीफ के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होगा, अंडर साइड ऑफ द लीफ में प्रेजेंट नहीं होगा। सो इट इज प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ। सो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अपर सरफेस। सो अपर इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डैश रिसाइकल द इनऑर्गेनिक मटीरियल बैक टू द सॉइल। ऐसा क्या है जो रिसाइकल करता है इनऑर्गेनिक मटेरियल को? इनऑर्गेनिक मटेरियल मतलब कि कार्बन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, आयरन एट्सेट्रा, ये सब इनऑर्गेनिक मटेरियल को दोबारा से सॉइल में कौन रिसाइकल करके भेजता है, किसका काम है? सो यहाँ पर आप आंसर्स लिख सकते हैं एज डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स डू दैट वर्क, क्योंकि डिकम्पोजर्स जैसे बैक्टीरिया और फंगी है, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डेड बॉडीज या डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। और डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से जो भी इनऑर्गेनिक मटेरियल बाहर निकलता है डिकम्पोजिशन के बाद, वो इनऑर्गेनिक मटेरियल दोबारा से सॉइल में मिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से एक रिसाइकलिंग हो जाती है। इनऑर्गेनिक मटेरियल जो पहले से सॉइल में था वो कंज्यूम किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने, देन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन जब खत्म हो जाएगा, देन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विल डाई, then their dead bodies and decaying organic matter will be decomposed by the decomposers such as bacteria and fungi, and उसके डिकम्पोजिशन के बाद फिर से वही इनऑर्गेनिक मटेरियल वापस सॉइल में मिक्स हो जाएगा। सो एक तरीके से एक रिसाइकलिंग हो रही है। तो ये रिसाइकलिंग कौन करवा रहा है? डिकम्पोजर्स। सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू राइट decomposers here as our answer. Okay, decomposers की जगह आप चाहें तो बैक्टीरिया, फंगी, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। अदरवाइज इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो राइट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बट हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये काम नहीं करता है, इसलिए उतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज decomposers. If you want to write a precise answer, then decomposer should be most appropriate. Then question number 4. In coastal areas, trees have dash leaves to allow wind to pass through easily. So what we have read about coastal areas कि वहाँ के जो पेड़ होते हैं उनमें जो leaves लगा हुआ होता है, किस तरीके का leaves होता है. So if you know the answer, you can write that in the comment area. Trees में जो trees हमें मिलता है coastal areas में, जैसे कोकोनट ट्री या उस तरीके का कोई भी ऐसा ट्री जो कोस्टल एरियाज में हम ज़्यादातर देखते हैं, तो उसका जो लीव्स होता है ज़्यादातर सेगमेंटेड लीव्स होता है, उसके बीच काफ़ी सारा एम्प्टी स्पेसेस होता है जो विंड को आराम से पास करने देता है. अगर लीव्स में कट्स नहीं रहेगा या सेगमेंट्स बना हुआ नहीं रहेगा, एम्प्टी स्पेसेस नहीं रहेगा लीव्स में, तो वो तेज़ जब हवा चलेगा तो वो विंड हो सकता है लीव्स को डैमेज कर दे एंड लीव्स फॉल ऑफ करके नीचे गिर जाए. तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग विंड्स
the trees present in the coastal areas have segmented leaves. So it is a kind of a adaptive feature that trees have in coastal areas. Okay. So यहाँ पे जो leaves हम लिखेंगे, यहाँ पे जो blank में लिखेंगे आंसर, that would be segmented. Okay, segmented would be a correct answer. Then camels have dash so that they can eat the prickly desert plants. Prickly desert plants मतलब ऐसे plants जिनमें कांटे होते हैं, thorns होता है, spines होता है. तो prickly means that. I hope you understand what prickly means. Okay. So prickly desert plants को खाने के लिए camel के पास कौन सा adaptive feature है, उसके body में ऐसा क्या special है जो कि वो कांटे वाला डेजर्ट प्लांट भी कंज्यूम कर पाता है. सो इट हैज थिक लिप्स, राइट, वी हैव रेड अबाउट दिस बिफोर. सो कैमल के पास थिक लिप्स होता है जो उसको प्रिकली डेजर्ट प्लांट्स खाने में हेल्प करता है. ओके. देन द लास्ट क्वेश्चन हियर, फिल इन द ब्लैंक्स में, इन रीजन्स कवर्ड विथ स्नो ओनली डैश एंड लाइकेंस सर्वाइव. तो ऐसे रीजन जैसे पोलर रीजन जो कि थ्रू आउट द ईयर स्नो से कवर्ड रहते हैं, तो लाइकेंस और एक और तरीके का प्लांट वहाँ सर्वाइव कर पाता है. तो ब्लैंक में आपको एक और प्लांट का नाम लिखना है जो कि वहाँ स्नो कवर्ड एरियाज में भी सर्वाइव कर पाता है. सो वी आर गोइंग टू राइट द नेम हियर एज मॉसेस. सो मॉसेस कैन सर्वाइव even in areas which is covered with snow. Okay, so that was the correct answer. I hope there's no problem with the answers. If there is any problem regarding any of the answers, if there is any doubt, you can definitely write that in the comment section. I'll just try to solve your doubt. Okay, and if you already know the correct answer, you can also write that, and later on you can check from the screen. जब भी मैं डिस्कस करूँ आप उसको ज़रूर से मुझसे देख सकते हैं. यहाँ पर स्क्रीन में भी आपको आंसर्स दिखेगा, आप स्क्रीन से उसको रीचेक कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स. क्वेश्चन नंबर सी. सो वी हैव नाउ स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स. लॉन्ग स्लेंडर स्पॉन्जी स्टेम्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स. इसका क्या इम्पोर्टेंस है? तो एक्वेटिक प्लांट्स में अगर लॉन्ग स्लेंडर स्पॉन्जी स्टेम्स नहीं होगा तो वाटर करेंट्स को वो विथस्टैंड नहीं कर पाएंगे, है ना. जब तेज़ पानी का फ्लो जब बढ़ जाता है एंड स्पीड से पानी फ्लो करने लगता है, तो वाटर का जो फोर्स है उसके वजह से एक्वेटिक प्लांट्स के स्टेम्स टूट सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं. तो इसलिए खुद को बचाने के लिए वो लोग अपने स्टेम्स को फ्लेक्सिबल एंड स्पॉन्जी, स्लेंडर, लॉन्गर बनाने का कोशिश करते हैं. सो ये जो अडेप्टिव फीचर है हैविंग स्पॉन्जी एंड फ्लेक्सिबल स्टेम्स, ये मदद करता है एक्वेटिक प्लांट्स को टू विथस्टैंड द स्ट्रॉन्गर वाटर करेंट्स. ठीक है. वेब्ड फीट ऑफ डक, ये किस चीज़ में मदद करता है? दे हेल्प द डक टू स्विम ईजिली ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर. ठीक है, स्विमिंग में मदद करता है. नेक्स्ट इज स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ फिश. तो जो क्वेश्चन 1 का आंसर है, आई होप यू अंडरस्टूड कि आपको लिखना क्या है. यहाँ पे बेसिकली आप लिखेंगे टू विथस्टैंड स्ट्रॉन्ग वाटर करेंट्स. ठीक है, पानी का जो बहुत स्पीड से जब पानी फ्लो करता है तो उसको विथस्टैंड करने के लिए एक्वेटिक प्लांट्स के पास स्पॉन्जी एंड फ्लेक्सिबल स्टेम होता है जो जल्दी टूटता नहीं है. ऑलराइट, वेब्ड फीट ऑफ डक किस चीज़ में मदद करता है? टू स्विम. स्विमिंग में वेब्ड फीट मदद करता है. देन स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ अ फिश, इट ऑल्सो हेल्प्स टू स्विम बाय रिड्यूसिंग वाटर रेजिस्टेंस. ठीक है, पानी जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उस रेजिस्टेंस को कम करते हुए फिश को स्विम करने में मदद करता है. देन ब्लो होल्स ऑफ डॉल्फिन, दिस हेल्प्स टू ब्रीथ. डॉल्फिन को सांस लेने में ब्लो होल्स मदद करते हैं, तो इट हेल्प्स इन ब्रीदिंग टू एक्सचेंज गैसेस. ओके, सो ब्रीथ करने में डॉल्फिन्स को ब्लो होल्स मदद करते हैं. हूव्स ऑफ याक्स एंड माउंटेन गोट्स. हूव्स ऑफ याक्स एंड माउंटेन गोट्स,
ये मदद करते हैं टू क्लाइम, ओके, टू क्लाइम रॉकी माउंटेन्स। एंड एक और चीज़ करने में मदद करते हैं, टू ब्रेक फ्रोजन आइस, टू ईट बेरीड ग्रास, ओके। बेरीड ग्रास और बेरीड प्लांट पार्ट्स जो भी फ्रोजन आइस के नीचे दबे हुए हैं, माउंटेन एरियाज में तो डेफिनेटली स्नोफॉल होता रहता है, तो अगर आइस के नीचे या स्नो के नीचे कोई प्लांट पार्ट दबा हुआ है, ग्रीनर कोई प्लांट पार्ट है जो कि आइस के नीचे दबा हुआ है, और उस प्लांट पार्ट को अगर याक या माउंटेन गोट खाना चाहता है, तो उसके लिए उसको फ्रोजन आइस को ब्रेक करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए वो लोग अपने हूव्स का यूज़ करते हैं। और एक और यूज़ तो है कि वो रॉकी माउंटेन एरियाज़ को क्लाइम करने के लिए भी अपने हूव्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों फीचर है, राइट। सो आई होप इट इज़ क्लियर। इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन यू कैन राइट इट प्रॉपरली इफ़ यू वांट इन अ प्रॉपर सेंटेंस। मैंने यहाँ शॉर्टकट वे में लिखा है, आप चाहें तो उसको प्रॉपरली लिख सकते हैं अपने कॉपीज़ में, ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन एज यू सी यहाँ लिखा हुआ है, ओमनीवोर्स एंड स्कैवेंजर्स आर विच टाइप ऑफ, omnivores and scavengers are which type of consumers? So omnivores और scavengers किस तरीके के consumers हैं? तो definitely they come under the third category, क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी में आता है herbivores, जिसको हम लोग कहते हैं द प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करता है, ग्रीन प्लांट पार्ट्स को कंज्यूम करता है। एंड सेकेंड कैटेगरी में आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कि आपके हर्बीवोर्स को कंज्यूम करता है, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करता है। सो कार्निवोर्स आ जाएंगे सेकेंड कैटेगरी में। कार्निवोर्स के साथ आप ओमनीवोर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट देखा जाए तो दोनों ही आप इंक्लूड कर पाएंगे, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स दोनों इंक्लूड हो सकता है। लेकिन ओमनीवोर्स को हम थर्ड कैटेगरी में भी रख सकते हैं अलॉन्ग विद स्कैवेंजर्स, तो थर्ड कैटेगरी में आ जाएगा टर्शरी कंज्यूमर। सो इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ फूड चेन दैट यू आर डिस्कसिंग, सो अकॉर्डिंगली ये जो कैटेगरीज हैं वो डिफर कर सकते हैं। लेकिन अगर इन जनरल पूछा जाए कि ओमनीवोर्स एंड स्कैवेंजर्स को किस कैटेगरी में रखना है, किस टाइप के कंज्यूमर के कैटेगरी में रखना है, तो थर्ड कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। सो दैट इज द टर्शरी कंज्यूमर, थर्ड कैटेगरी इज टर्शरी कंज्यूमर। सो यहाँ पर आंसर होगा टर्शियरी कंज्यूमर, ओके। Okay, next is question number 2. Question 2 is where are succulent plants found? Where are succulent plants found? Succulent plants कहाँ पर पाए जाते हैं? Succulent plants के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि succulent plants वैसे plants हैं जिनके stem में water stored रहता है, तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग सक्यूलेंट प्लांट्स कहते हैं। तो पानी स्टोर करने की ज़रूरत किसको पड़ेगी? जहाँ पर पानी की कमी होगी, राइट। तो पानी की कमी कहाँ होती है? डेजर्ट वाले इलाके में होती है। तो इसीलिए सक्यूलेंट प्लांट्स कहाँ पाए जाएंगे? डेजर्ट वाले इलाके में पाए जाएंगे, जहाँ पर पानी की हमेशा कमी रहेगी, ओके। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर आंसर क्या होगा? डेजर्ट। डेजर्ट वाले इलाके में पानी की कमी होती है, इसीलिए डेजर्ट वाले इलाके में सक्यूलेंट प्लांट्स वुड बी abundantly found, right? Question number 3. Name 2 organisms found in bottom dark zone of an ocean. बॉटम डार्क जोन ऑफ एन ओशन में 2 ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, उन दोनों ऑर्गेनिजम्स का नाम लिखना है। सो वी हैव रेड अबाउट दिस ऑलरेडी, सो वी कैन राइट हियर different types of crabs and worms are also found in the bottom dark zone, and बहुत ज़्यादा पॉपुलरली देखा जाए तो यहाँ पे मिलता है octopus and squids, okay? Octopus and squids are very commonly found in the bottom dark zone of an ocean. Then question number 4. An animal that is hunted for food is called. एक ऐसा एनिमल जिसका शिकार होता है
खाने के लिए, तो उस एनिमल को हम क्या कहेंगे? तो एन एनिमल दैट इज हंटेड फॉर फूड इज कॉल्ड अ प्रे। ठीक है, जिसका शिकार हो रहा है विच इज हंटेड फॉर फूड, वो प्रे होता है, राइट? और जो शिकार करता है दैट वुड बी अ प्रेडेटर। जैसे लायन इज हंटिंग अ डियर in order to obtain flesh which it can eat for obtaining nourishment। तो जो लायन है जो शिकार कर रहा है वो होगा प्रेडेटर, एंड डियर जिसका शिकार हो रहा है, डियर दैट इज हंटेड फॉर फूड, दैट डियर वुड बी प्रे। ठीक है, तो जिसका शिकार होगा दैट वुड बी प्रे, और जो शिकार करेगा दैट वुड बी प्रेडेटर, राइट? So next, give an example of an animal that acclimatized with its environment। So एक example देना है एक animal का जो अपने environment के साथ acclimatized कर चुका है। Okay? So answer for question number 5 will be, जैसे suppose एक fish है जो कि फ्रेश वाटर बॉडी में स्विम कर रहा है, जैसे कि किसी तालाब में या किसी रिवर में एक फिश है जो स्विम कर रहा है। अगर उस फिश को हम पकड़ लेते हैं या कैच कर लेते हैं एंड देन उसको ट्रैप करने के बाद एक एक्वेरियम में शिफ्ट कर देते हैं, तो उस एक्वेरियम में भी वो चेंजेस महसूस करेगा, मतलब टेम्परेचर में चेंज होगा, एरिया वाइज चेंज उसको होगा। जैसे कि रिवर में अगर वो मूव करा तो इट हैज़ गॉट अ वेरी लार्ज स्पेस टू स्विम। अगर एक तालाब में है तो एक बहुत बड़ा उसको इलाका मिलेगा स्विम करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और खाना भी उसको एक अलग तरीके का खाना मिलेगा, उसको खुद अपना खाना ढूंढना पड़ेगा, और यू नो द एरिया वुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट। अगर एक एक्वेरियम को एक रिवर से कंपेयर करेंगे, डेफिनेटली इन्वायरमेंट वुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट। लेकिन उस इन्वायरमेंट में भी ऐसा नहीं होता है कि जो फिश हमने डाला एक्वेरियम में वो ट्रैवल नहीं कर पाता है या मूव नहीं कर पाता है या ज़िंदा नहीं रह पाता या सर्वाइव नहीं कर पाता है। डेफिनेटली इट इज़ एबल टू सर्वाइव वेरी इजीली, बट इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू एडजस्ट टू सच काइंड ऑफ चेंजेस। और उसी फिश को अगर हम एक्वेरियम से निकाल कर फिर से किसी फ्रेश वाटर बॉडी में डाल देंगे, जैसे सपोज अ रिवर और एनी लेक और एनी पॉन्ड और एनीथिंग, तो फिर से वो फिश आराम से सर्वाइव करना सीख जाएगा। जब टेम्पररी टाइम के लिए, थोड़े देर के लिए जब कंडीशंस को हम बदल देते हैं, फिजिकल कंडीशंस को बदल देते हैं, तो ऑर्गेनिजम्स उस हिसाब से अपने बॉडी को एडजस्ट करना सीख लेते हैं, एंड इसी चीज़ को हम एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं। और एक्लिमेटाइजेशन का अगर एक एग्जाम्पल डालना हो तो हम ये फिश वाला एग्जाम्पल डाल देंगे कि फिश जो है आराम से फ्रेश वाटर बॉडी में भी सर्वाइव कर लेता है, एंड एट द सेम टाइम अगर उसको शिफ्ट कर देते हैं एक्वेरियम में तो वो वहाँ भी सर्वाइव कर लेता है, इवन दो इट इज़ एक्सपीरियंसिंग स्लाइट चेंज इन टेम्परेचर, स्लाइट चेंज इन द एरिया ऑफ स्विमिंग एंड द काइंड ऑफ फूड दैट इट गेट्स। सब में उसको कुछ ना कुछ चेंजेस महसूस होता है एक्वेरियम में भी, लेकिन फिर भी वो वहाँ सर्वाइव करने में केपेबल है। इसी तरीके का एग्जाम्पल आप वहाँ डाल सकते हैं फॉर यू नो एनी एनिमल दैट इज acclimatized with its environment. For other questions, because since time is less, so for other questions, short answers and long answers and give reasons, you can just check out the Telegram channel of 100% marks. You can get all the question answers in the form of PDFs. वो सारा question answers आपको वहाँ पर मिल जाएगा related to each and every chapter of class 6. Okay? Thank you for attending the class today with me, and I hope आज के क्लास में आपको सारा ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वेश्चन आंसर्स समझ में आया होगा, एंड बाकी के क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल विजिट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम एवरीवन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास टुडे।